अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब दुग्गल साहब। आज के शो में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और आई होप कि हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ इस तरह से अवेलेबल होंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर हम हाजिर होते रहें। जी बिल्कुल। काफ़ी थोड़ा सा गैप बीच में आया और उस गैप की वजह से जो है वो हम अपने मोहतरम नाज़रीन के साथ, अपने दोस्तों के साथ राब्ते में नहीं रहे। कुछ एक दो मेरे प्रोजेक्ट चल रहे थे और उन प्रोजेक्ट्स की वजह से मुझे आउट ऑफ सिटी रहना पड़ा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक इन रावलपिंडी। तो इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रहेगा और बगैर किसी तअत्तल के जारी रहेगा। आप सुनाइए, आपका जो टीवी प्रोग्राम है वो कैसा जा रहा है? माशाल्लाह मैंने कुछ किस्सें उसकी देखी हैं। बड़े बड़े काम लिए हमसे। रमजान में हमने सहरी ट्रांसमिशन की। अल्लाह ने हमें 29 रोजे अता फरमाए और वो 29 सहरी हम अल्लाह के यहाँ अल्लाह ने हमें मदू करके रखा। मैं ये कहता हूँ कि ये दावत अल्लाह की तरफ से थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी। जबरदस्त। तो आज के शो का क्या सा टॉपिक है? जी, आजकल चूंकि मामलात हालात हमारे मुल्क के कुछ जंग के बने हुए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आज आपकी प्रेजेंस का हम ये फायदा उठाएं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की एक कशीदगी का मामला है, आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे कि क्या अमकानात हैं जंग की? जी, माहौल तो बिल्कुल बना हुआ है, बल्कि फौजें बॉर्डर पर लगी हुई हैं और जंग जो है वो बाज़ औक़ात नागज़ीर भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो जंगों के इवेंट्स हुए हैं अभी तक हिस्ट्री में, वो गैर ज़रूरी रहे हैं। वो हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी नाजायज़ ख्वाहिशात हैं, या तोसी पसंदी के अज़ाइम होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लूट मार होती है। क्योंकि जो सियासी लीडरशिप है, हर इवेंट उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। जंग लग जाए मुल्क में तब उसका फ़ायदा हो जाता है। अगर कोई कहत पड़ जाए तब उसका फ़ायदा हो जाता है। सैलाब आ जाए तब उसका फ़ायदा होता है। तो हुक्मरान हमेशा फ़ायदे में रहते हैं और जंगें जो हैं वो ख़ास तौर पर हमारे जैसे मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान है जिसकी मईशत पहले ही बड़ी कमज़ोर है, जंगें हमें तो सूट नहीं करती। और हमारे जो हुक्मरान हैं, वो इंडिया के हुक्मरान हों या पाकिस्तान के हुक्मरान हों, ये जंगों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर, जिसमें सियासी वजूहात भी होती हैं, जिसमें ज़ाती मफादात भी होते हैं और जिसमें और भी बहुत सारे बैनुल-अक़वामी अज़ाइम भी इसमें शामिल होते हैं और कुछ लोकल जो अवाम है उसको सैटिस्फाई करना भी ज़रूरी होता है। तो इन सारे मामलात की वजह से जंग मुसल्लत की जाती है। 90% या इससे ज़्यादा जितनी भी जंगें अभी तक हिस्ट्री में हुई हैं, वो बिला वजह थी, उनकी कोई सॉलिड रीज़न नहीं थी। तो जंगों के बारे में एक तो ये राय है कि जंगें एक गैर ज़रूरी अमल है। ये तब होती हैं जब इंसान दलील से एक दूसरे को कायल करने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर जंग करनी पड़ती है, ताकि जंग जो है वो दोनों फ़रीक़ैन को थोड़ा-थोड़ा नुकसान करके या बहुत ज़्यादा नुकसान करके या उन्हें मजबूर कर सके कि वो टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें। तो जितने भी मसाइल हैं वो हमेशा मुज़ाकरात से हल हुए हैं और आइंदा भी मुज़ाकरात से ही हल होंगे। जब ये बात तय है तो फिर लोग जंगों को क्यों प्रेफ़र करते हैं, ये समझ से बालातर है। और अभी जो हालिया हुआ है, ये वाक़या जो है ये
हमारी चूंकि एक दूसरे को हमने तस्लीम नहीं किया हुआ ज़हनी तौर पर कि हम अलग हो चुके हैं। इंडिया अभी भी हमें अपना दुश्मन समझता है और वो ये समझता है कि हमने उनका मुल्क तोड़ दिया है और हम अलग हो गए हैं। और अब जो है वो चूंकि हम वज़न में हल्के हैं, हमारा माशी वज़न कम है, ज़रा गुर्बत ज़्यादा है, तो वो हमें लताड़ने की कोशिश करता है और उससे उसकी जो सियासत है वो भी चमकती है और थोड़ी अवाम उनकी खुश हो जाती है, वोटर खुश होके दोबारा फिर उन्हें चूज़ कर लेता है, दोबारा उनके इंतखाब में मदद मिल जाती है। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो भी होते हैं और कई जगहों पे मैंने देखा है कि हुक्मरान ये हम जो बात करने लगे हैं ये बड़ी गहरी बात है। ये बज़ाहिर दुश्मन नज़र आने वाले हुक्मरान बाज़ औक़ात अंदर से मिले होते हैं और दोनों मुल्कों के जो हुक्मरान हैं वो तय कर लेते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए शुगल-मुगल लगा लेते हैं, थोड़ा-सा हमें फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा-सा आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो क्या ख़्याल है मोदी जी हम ज़रा जंग ना खेल लें? तो इस तरह से भी होता है। तो ये जो जंगें हैं ये हम बतौर आम इंसान पार्टी हम इनको कंडेम करते हैं और हम चाहते हैं कि जंगें ना हों। हम पुरअमन लोग हैं और पीसफुल ट्रांज़ैक्शंस चाहते हैं हर तरह की, जो नेगोशिएशन के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है। तो हमें जंगों से इज्तनाब करना चाहिए। जी। सर मुझे वो एक राहत साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे शायर थे। उनके शेर तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, उनको उसका मफहूम है कि ये जो बाहर से जंग की आवाजें आ रही है, पता करो कि कहीं कोई इलेक्शन का समा तो नहीं हुआ, कि जब कोई इलेक्शन, कोई वोट, कोई लोगों को उकसाना हो, मारना हो, तो फिर वो लोग जंग से उनके जज्बात के साथ खेलते हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। सर एक आम ख्याल किया जाता है, मैं भी ये सोचता हूँ, मुमकिन है आपकी भी राय यही हो या कुछ और हो, कि कश्मीर का जो मसला है ये इस जंग की वजह तो नहीं है या वजह बन सकता तो नहीं है? जी, पाकिस्तान में कश्मीर समेत और भी बाउंड्री लाइन के और इलाकों के मसाइल हैं। जब तक़सीम पाकिस्तान हुई, इंडिया पाकिस्तान दो अलग-अलग मुल्कों में बँटे तो कुछ ज़्यादतियाँ हुईं दोनों मुल्कों के साथ। जैसे पंजाब को तक़सीम कर दिया गया और वो मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं, जो हमारा हक बनता था पाकिस्तान का, वो इंडिया को दे दिए गए। तो इसी तरह से कश्मीर के साथ भी ज़्यादती हुई। तो अब ये मसला जो है वो इतना बड़ा है कि जो इंडिया है वो कुछ बात मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो हर हालत में चाहता है कि मैं इसके ऊपर कब्ज़ा मेरा हो जाए और वहाँ पे कानूनी तौर पर भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, लोगों का स्टेटस चेंज किया जा रहा है। रियासत का जो स्टेटस था उसको ख़त्म करके ज़म करने की कोशिश की गई है। तो ये सारे मामलात चल रहे हैं। कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है इस वक़्त पूरी दुनिया में जो अमन है उसको खतरे का एक बाइस बन सकता है और बिल्कुल जब तक कश्मीर का कोई मामला हल नहीं होता, जो कि यूएनओ में भी मौजूद है ये मसला, हल तलब है। तो जब तक ये हल नहीं होता तब तक दुनिया जो है वो पुरअमन नहीं हो सकती और दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सिर्फ किसी ज़माने में पता चला कि आप भी पाक फ़ौज का हिस्सा रहे हैं। तो यकीनन आपको हमारी पाक फ़ौज की स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा होगा और दुश्मन की फ़ौज की स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा होना चाहिए। तो दोनों अफ़वाज का मुवाज़ना आप किस तरह से करते हैं? देखें चीज़ों से तो मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। अब दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो नहीं सकती और होनी चाहिए भी नहीं क्योंकि दोनों एक ऐसे टेक्निकल हथियार से लैस हो चुके हैं कि जो इंतहाई डेंजरस हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं होगा।
एटमी ताकत बनने के बाद अब जंग का कोई रह नहीं गया, स्वाय इसके कि हम डायलॉग करें, बार बार डायलॉग करें। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। कन्वेंशनली तो हम पहले लड़ते थे जब एटम बम नहीं था हमारे पास, तो उस वक्त था कि हमारे पास टैंक कम हैं, उनके पास ज्यादा हैं, तो वो जहाज ज्यादा हैं, तो तोपें ज्यादा हैं, तो असला ज्यादा है, फौज ज्यादा है, तो ये सारा मामला होता था। लेकिन अब तो ये इशू ही खत्म हो गया, ये सवाल ही अब नहीं हो सकता कि किसके पास क्या ज्यादा है। हमें तो ज्यादा और कम के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब तो ये है कि हम दोनों ही डेंजरस हैं वर्ल्ड पीस के लिए। तो हमें इसको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मामलात को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करें, क्योंकि अगर हम मुकाबले पे आएंगे तो दोनों मुल्कों का नुकसान है। खरबों रुपए का असला जो है वो गरीब मुल्क दोनों खरीद रहे हैं। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं हैं, खुशहाली नहीं है, तालीम नहीं है, बेशुमार चीजें नहीं है। तो हम उनकी तरफ अगर चले जाएं तो ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम जंग की तरफ जाएं। अभी ये थोड़ी सी दोनों की बेवकूफी है। मैं ये समझता हूँ कि मेजरली तो इंडिया ने और मोदी साहब ने ये ज्यादती की है कि उन्होंने एक छोटे से वाक़े को जो कंडेमेबल है, हम नहीं समझते कि किसी भी जगह पे अगर दहशतगर्दी हो, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो दहशतगर्दी ही कहलाती है। उसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, उसको ओन नहीं किया जा सकता, उसको कंडेम ही किया जा सकता है। हमें भी अफसोस है, कहीं पे भी कोई भी मरे तो इंसान मरा है। इंसान के मरने पे इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है कोई। उस वाक़े को बुनियाद बनाकर बजाय इसके कि तहकीकात की जाती और उस पे थोड़ा फोकस किया जाता कि ये किस वजह, किस गलती से हुआ है और उस गलती को सुधारने की कोशिश की जाती। इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान के ऊपर और फौजों को बॉर्डर पे लगा देना और फिर जंगी सूरत हाल का आगाज़ कर देना, उनके लिए भी ये कोई सस्ता सौदा नहीं था। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़ाहिर है खर्चा किया होगा, और पाकिस्तान का भी मुझे अंदाज़ा तो नहीं है कि कितना खर्चा आया कि जब ये इतनी मैस लेवल पे फ़ौज की मूवमेंट होती है, तो ज़ाहिर है खर्चा तो आता है। हमारी मईशत पहले ही डूबी हुई है, तो हमें इस तरह की जो इक़दामात हैं जिसमें जंगी जुनून पैदा हो, उससे गुरेज़ करना चाहिए। जी भाई साहब, आपने बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की कि पहला ज़माना तो है नहीं जिसमें तीर तलवार हो, राइफल, तोप, गोला, छोटे-मोटे मामलात। आप तो जिसकी बारी पहले लग गई, जिसने पहले बटन दबा दिया, वो दूसरी तरफ नहीं है कुछ। और याद रहे कि सिर्फ वही नहीं, जो चलाने वाला होगा शायद उसका भी कुछ नहीं रहेगा। और फिर वो सिर्फ 2 मुल्कों के बीच की बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये आलमी दौर है, ग्लोबल विलेज है सारी दुनिया। तो जिस चीज़ के साथ इन दोनों ममालिक के इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, लेने-देने के मामलात हैं, वो भी इसी तरह से लपेट में आ सकते हैं। और मैं अगला सवाल भी आपसे यही करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि सर, अगर जंग छिड़ जाती है, खुदा न खास्ता, हमारी बिल्कुल ख़्वाहिश ये नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब कोई धक्के से एक पिस्तौल आपकी कनपट्टी पे रख लेता है, तो दफ़ा तो करना ही करना है फिर। तो बात फिर किसी तरह से हो अगर चल पड़ी, तो फिर आलमी जो ममालिक हैं दूसरे हमारे या इंडिया के साथ काम करने वाले हैं, जो आलमी बरादरी है हमारी, उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? उनका रद्द-ए-अमल यही होता है कि ये सबसे बड़ी जो आलमी ताकतें जो सियासत में हिस्सा लेती हैं, यानी जैसे मुल्कों की आपस में सियासत होती है इंटरनली, इसी तरह से एक बैनुल-अक़वामी सियासत भी होती है। तो जितनी भी जंगें हैं, ये बैनुल-अक़वामी सियासत का नतीजा होती हैं। और जो बैनुल-अक़वामी प्लेयर हैं, बड़े-बड़े 4-5 ममालिक, वो ये तय करते हैं कि अब हमने क्या करना है, असला किसको बेचना है, अब हम बनाएँगे तो फिर बेचेंगे क्या, इस्तेहसाल कैसे करेंगे। 2 फ़ायदे होते हैं जंगों के।
एक फायदा तो ये होता है कि असला बिकता है, दूसरा फायदा ये होता है कि जब दोनों ममालिक जो हैं, जो जंग लड़ते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं माशी तौर पर, और जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए या तो वो कर्ज़े लेते हैं या फिर वो तजारत बढ़ाते हैं। तो यही मुल्क जो हैं वो दोबारा आपको या तो कर्ज़े देंगे या फिर आपके साथ तजारत करेंगे, और जब आपके पास देने को कुछ नहीं होता तो वो फिर आपकी मादनियात पे, आपके रिसोर्सेज़ के ऊपर वो कब्ज़ा कर लेते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जनाब आपको हम जंग से बचाएँगे, आप पहले तो हमें ये फलाँ मादनियात जो है वो हमें लिख दें, फलाँ एग्रीमेंट हमारे साथ कर लें, फलाँ मुआहिदा कर लें जिसमें हमें नुकसान होता है। छोटे मुल्कों को हमेशा उसमें नुकसान होता है। तो ये आलमी ताकतों की एक चाल है, एक पॉलिसी है, एक धोखाबाज़ी है, जिसकी वजह से हम जंगों की तरफ धकेल दिए जाते हैं, और वो कभी भी नहीं चाहते कि जंग हम ना लड़ें। उनकी कोशिश होती है कि हम जंग लड़ें, और जंग लड़ने में ही उनका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम उनकी इन साज़िशों को समझ जाएँ और जंग से परहेज़ करें, तो फिर भी वो हमारा इस्तेसाल तो करेंगे, लेकिन ज़रा तरीके उनके बदल जाएँगे और हम शायद जान से ना जाएँ, वैसे बीमारी के हाथों ज़्यादा मर जाएँ या भूख से मर जाएँ या हम अपनी जहालत की वजह से मर जाएँ, मरना तो हमने है ही है। सर वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान हम दोनों ही बड़े जज्बाती हैं, और इस जंग के माहौल जो बना हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से, आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे कि बड़ी अजीबो-गरीब सी वीडियोस बन रही हैं। यानी हम जज्बाती भी बड़े अजीबो-गरीब तरीके से हो रहे हैं कि जंग का इंतज़ार करे जा रहे हैं कि जंग क्यों नहीं हो रही। हालाँकि अगर खुदा न खास्ता हो गई, तो फिर लग पता जाएगा दोनों अतराफ के क्या होता है। अच्छा, इन अवामी जज़्बात का जंग पे क्या असर होता है? अवाम के पास तो चूँकि मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ नया हो रहा है ना, उस पे हम हँसें, उस पे मुस्कुराएँ, उस पे हम इस तरह का बिहेवियर दें, मीम्स बनाएँ, उस पे तंज़ करें, उसके ऊपर शेरो शायरी, गाने। तो ये सारा माहौल हमारा, चूँकि कल्चर एक है, हमारी बुनियादें, हमारी नस्लें एक हैं, तो ये दोनों तरफ ही हो रहा है और दोनों ही इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि अब अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है, उन्हें पता चल गया कि ये जंग नहीं होगी। इसलिए उन्होंने ये मीम्स बनाई, इसलिए उन्होंने ये सारा मटीरियल जो है ये क्रिएट किया, क्योंकि उनको पता है कि अब जंग नहीं हो सकती, जंग अब मुमकिन नहीं है। कम अज़ कम इंडिया पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से जो है वो, अब ज़ाहिर है लोग फिर क्या करें अब? लोगों के पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं। हालात बड़े दगरगूं हैं, माशी हालात ख़राब हैं, पैसे नहीं हैं, महँगाई है, तालीम नहीं है, बीमारियाँ हैं, मसाइल हैं, तो उनसे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। आम इंसान पार्टी ने हम चूँकि ये क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की जदीद तरीन पार्टी हैं और साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, तो हमने इंसानी तारीख में कहीं पे भी, मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है कहीं हो भी, लेकिन मैंने जहाँ तक मुताला किया है, समझा है, मुझे कहीं ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। हमने अ, एक शैडो मिनिस्ट्री बनाई है, शैडो मिनिस्ट्री फॉर पीस। दुनिया के अंदर जंग की मिनिस्ट्री तो मौजूद है, लेकिन अमन की कोई मिनिस्ट्री नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि हुक्मरान अमन कायम करना ही नहीं चाहते। इसके पीछे जो लॉजिक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी अर्ज़ किया है कि हुक्मरान तो जंग करके उनका फ़ायदा है। इसलिए जंग की मिनिस्ट्री मौजूद है, हर मुल्क में मौजूद है, लेकिन अमन की मिनिस्ट्री कहीं मौजूद नहीं है। तो अमन की मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए, और लोगों के अंदर अमन कायम करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि अमन कितना ज़रूरी है, और हम इस मामले को, ये जो दहशतगर्दी है, इस पे दोनों मुल्क बैठ के तहकीक कर लें। ये नहीं करेंगे वो।
यानी एक जहाज को उड़ाने के लिए और दोबारा सेफली उतारने के लिए जितना पेट्रोल चाहिए है, जितना ईंधन और जितने एक्सपेंस आते हैं, उतने में तहकीकात हो जाती है। लेकिन हमने हजारों जहाज उड़ा दिए, इधर भी और उधर भी, बॉर्डर के इस पार भी और उस पार भी, लेकिन हम इस बात पे राजी नहीं हैं। हम अक्लमंद, समझदार और पढ़े लिखे, हम इस बात पर राजी नहीं हैं कि हम तहकीक कर लें कि ये वाकया हुआ तो क्यों हुआ। जी रैसप, देखिए इसमें जहां फौज का, आवाम का और बहुत सियासतदानों का आपने जिक्र किया, सबका रोल प्ले है, तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें मीडिया का भी बहुत रोल प्ले है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या जो भी मीडिया जो लोगों तक कोई ना कोई खबर, कोई चीज पहुंचाता है, तो उनके भी बड़े असरात हैं इसके ऊपर। और आपका भी माशाल्लाह सहाफत के साथ बड़ा पुराना, गहरा, मजबूत तल्लुक है। तो फरमाइए कि जो मीडिया कर रहा है, वो हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है, वो कितना अच्छा किरदार अदा कर रहा है, और ये मीडिया किस तरह से जंग के मामलात को मुतासर कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मीडिया का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अब ये मीडिया पे डिपेंड करता है कि वो नॉर्मली जब अमन होता है, तो भी जब दोनों मालिक के तल्लुकात की बात होती है, तो मीडिया उसमें अपना रोल ज़रूर प्ले करता है। मीडिया गलत चीज़ों की निशानदेही करता है, अच्छी चीज़ों को भी एप्रिशिएट करता है, तो मीडिया का ये किरदार तो है। अब अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, तो सोशल मीडिया से अब ये फ़ायदा हुआ है कि इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ आपको अकल की बातें करते हुए लोग मिलेंगे, जंग को कंडेम करते हुए मिलेंगे। इंडिया के अंदर भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो ये कह रही हैं कि तहकीक करो, अपनी कमज़ोरियाँ ढूँढो, अपने सियासतदानों को, अपने अस्करी जो उनकी क़यादत है, उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। और उससे ये पता चल रहा है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और कौन गड़बड़ कर रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं, जो कह रही हैं कि ये जंग की ज़रूरत नहीं है, जंग को कंडेम किया जाए। तो मीडिया जो है, ये उसका किरदार हमेशा से रहा है और रहना चाहिए। जंग के दौरान तो 65 की वार जो हमने लड़ी है, वो शायद मैडम नूरजहां के तरानों पे लड़ी है हमने, और इस तरह के और जो हमारे फनकार हैं, उनकी बड़ी कोशिश और बड़ी हिम्मत और बड़ी जो कारकर्दगी रही है जंग के दौरान, वो बड़ी काबिल तहसीन रही है। तो हमारे रेडियो ने जो नगमे उस वक़्त बने, वो आज भी हमें याद हैं। और इसी तरह से 71 में भी जो कुछ भी हुआ, सोशल मीडिया तो उस वक़्त नहीं था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने लोगों को बाखबर रखने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए और दुश्मन को गुमराह करने के लिए मीडिया का किरदार हमेशा से रहा है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात याद करा दी कि मैडम नूरजहां ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। डेफिनेटली मोटिवेशन, उस वक़्त मोटिवेशन स्पीकर तो थे नहीं, तो जंग के मामले में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो दी, वो डेफिनेटली महाज पे जाके मैडम ने दी, और अब वो भी नहीं है हमारे पास, अल्लाह के पास वो जा चुकी। और अब जो हमारे पास पीछे गायक हैं, मेरा ख्याल उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम है ये। तो कमाल कमाल के गाने हैं, मुझे याद आ रहा है कि वो ये पुत्र हटाते नहीं वकदे, तुलाबदी फिरे विच बाजार कुरे, ये सौदा नगद भी नहीं मिलता, तुलाबदी फिरे उधार कुरे। तो कमाल की बात बताई कि ये जो कुर्बानी देने वाले नौजवान हैं, ये सस्ते नहीं हैं, और ये कभी भी सस्ते नहीं होते, क्योंकि इंसान होते हैं, और किसी एक इंसान का मरना यकीनन पूरी इंसानियत के लिए एक नुकसान का मौजूद होता है।
یا اس سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا, نقصان ہی نقصان ہے جتنا بھی اب کرتے جائیے. یہ بتائیے کہ یہ تو میڈم کے معاملات تو ڈیفینیٹلی اب ہمارے پاس نہیں اویلیبل, ہم نہیں کر پائیں گے, لیکن ایک چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے جن کو ہمیشہ سے لوگ یوز کرتے آ رہے ہیں, وہ سفارتکار ہوتے ہیں. کسی بھی ملک کے سفارتکار جو ہیں, یا جو بیک ڈور طاقتیں ہوتی ہیں, یا کوئی دانشور لوگ جو ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر کے اس نہ جو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے اور کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے جائے, اس کو روک سکتے ہیں. دیکھیں نیگیٹیوٹی, حکمرانوں کی نیگیٹیوٹی اس حد تک زیادہ ہے کہ انڈیا نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ ہمارے جو وہاں پہ سفارتکار ہیں ان کو ملک سے نکلنے کا کہا, اور اپنے بھی شاید کم کرنے کی بات کی. تو یہ زیادتی ہے بہت بڑی کہ جہاں پہ سفارتکاری کی ضرورت ہے, جہاں پہ سفارتکار مل کے ایک دوسرے کو کنونس کر سکتے ہیں, امن کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں, ڈائلاگ کر سکتے ہیں, تو وہ اس کا دروازہ سب سے پہلے بند کر دیا. یہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اب ایسے ماحول کے اندر پھر دوسرے ملک جو ہیں پھر وہ سفارتکاری کرتے ہیں. آپ کے لیے سعودی عرب کرے گا, آپ کے لیے ایران کرے گا, آپ کے لیے ٹرکی کرے گا, آپ کے لیے ملیشیا کرے گا, آپ کے لیے اور آپ کے جو دوست ممالک ہیں یا ہمسایہ ممالک ہیں یا جن سے آپ کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں, پھر وہ یہ سفارتکاری کرتے ہیں. تو سفارتکاری جو ہے وہ ہمیشہ اچھا رول پلے کرتی ہے. جب بھی ڈائلاگ شروع ہوتا ہے تو شروع میں تو ظاہر حالات بڑے ٹف ہوتے ہیں, دونوں طرف پارا ہائی ہوتا ہے, لیکن جب مذاکرات ختم ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دونوں کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. دونوں فریقین کو کچھ نہ کچھ ان کے جذبات ٹھنڈے کرنے میں, ان کو مثبت راستے پہ ڈالنے میں, امن کو فروغ دینے میں یہ سفارتکاری یقیناً بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے. جی بالکل, آپ نے بہترین عکاسی کی ہے کہ وہ طاقتیں جن کو استعمال کر کے ہم اس آگ کو بجھا سکتے ہیں, ٹھنڈا کر سکتے ہیں, جس کے اثرات ہو جانے کے بعد پتہ چلتے ہیں کہ ہم کتنا پیچھے چلے گئے. کوئی بھی ملک جنگ کرنے کے بعد آگے تو نہیں آتا ہے, کئی سال پیچھے چلا جاتا ہے, کوئی فاتح ہو کوئی ڈیفیٹر ہو, دونوں کے باوجود وہ نقصان میں رہتا ہے. میں ایک سوال بڑا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے معیشت کا سہارا لینا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ جنہ دے کردانے انہوں نے کملے بھی سیانے. تو اگر آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے تو آپ کے دوست احباب بھی ہیں, اور اگر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, کنگلے ہیں, تو پھر دو لوگ بھاگیں گے, وہ یہی سوچیں گے کہ جہاں بھی آئیں گے یہ کچھ ہم سے مانگیں گے. میرا مطلب سوال اس کا یہ ہے کہ معیشت پہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہو گئی تو کیا اثرات ہوں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ رانا رائے صاحب کی کوئی سسٹم میں پرابلم آئی ہے, تو تب تک میں عرض کرتا ہوں جو سوال میں نے راجہ صاحب سے کیا تھا وہ سوال میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ کہنے کو تو یہ بڑا لوکریٹو بنتا ہے, اور ہم روز ڈفرینٹ میمز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کوئی کہتی ہے جی وہ میری پھپھو ناراض ہو گئی ہے, آپ نے جنگ کے لیے نہیں بتایا کہ جی جنگ لگ گئی ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو بھی کپڑے سلانے تھے. خواتین کے اوپر بہت زبردست ویڈیو ہوتی ہے, ہم سب دیکھتے ہیں, اور بڑی وائرل ویڈیو ہوتی ہے. یہ دیکھیں دیکھنے میں بڑا مزیدار ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر کل کو جنگ لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر کیا اخراجات ہوتے ہیں, ملک کی معیشت کا کیا حشر ہوتا ہے, یا ہماری ذاتی معیشت کے کیا معاملات ہوتے ہیں, یہ تبھی پتہ چلے گا جب خدا نخواستہ وہ جنگ ختم ہوگی, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنے اخراجات اس کے اوپر آئے. جی رائے صاحب چونکہ آگے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ سوال راجہ صاحب ہی کنٹینیو کریں. جی میں آپ کی پوری بات نہیں سن پایا ڈسکنیکشن کی وجہ سے, میں چاہوں گا کہ ریپیٹ کر دیں آپ. جی میں سوال پوری کرتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر جنگ لگ جاتی ہے تو معاشی معاملات جو ہیں
اس کے اوپر دونوں ممالک کے اندر کیا اثرات ہوں گے؟ جی سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا نے پچھلے دنوں بہت ترقی کی ہے. ہم نے سنا، ہم نے اخباروں میں پڑھا، ہم نے میڈیا پہ سنا کہ جی ڈی پی بڑا ہے ان کا، اور بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے، اور مودی صاحب نے دورے بھی کیے ادھر ادھر کے، اور بڑی ٹیکنالوجی بھی خریدی جا رہی ہے. مین پاور جو ہے انڈیا کی وہ باہر دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ جا رہی ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، ایک ترقی اور خوشحالی کی نوید سننے کو مل رہی تھی. اسی طرح سے پاکستان میں بھی اتنے اچھے حالات تو نہیں ہیں، ترقی تو کوئی نہیں ہو رہی تھی، لیکن چلیں ایک سسٹین انہوں نے کرنے کی کوشش کی پچھلے چند مہینوں میں، اور ہم قرضہ لے کے اپنے ملک کے اوپر تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چل پڑیں، ہم تنخواہیں دے پائیں، ہم چھوٹے موٹے معاملات اپنے طے کر لیں. تو جب اقتصادی طور پر ہم پسماندہ ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا جنگ کی صورت میں کہ ہم مزید نیچے چلے جائیں گے. پاکستان اور مزید کتنا نیچے جائے گا؟ جو قرضہ لیے بغیر ایک منٹ نہیں چل سکتا ملک، وہ جنگ کی صورت میں اس کے اوپر کیا قیامت گزرے گی. یعنی ایک قیامت تو بموں کی صورت میں آئے گی، دوسری قیامت جو ہے وہ ہماری جانوں کی صورت میں نمودار ہوگی، تیسری قیامت جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہوگی، چوتھی قیامت قرضوں کی صورت میں ہوگی، پانچویں قیامت جو ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام تتر بتر ہو جائے گا، ہمارے جو بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، جو لوگوں کا کاروبار اب وابستہ ہے جنگ میں، تو یہ کاروبار نہیں چلیں گے، بند ہو جائیں گے. تو یہ سارا ایک طرح کی قیامت صغرا ہو سکتی ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے. انڈیا کو کیا نقصان ہوگا؟ وہ جو ترقی کا پہیہ تھوڑا سا چلنا شروع ہوا تھا وہ دھڑم سے نیچے آ جائے گا. وہ جو انویسٹر باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کر رہا تھا کہ جی انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی جمہوریت ہے، بہت اتنے لوگوں کی آبادی ہے 1.5 ارب کے آس پاس، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ دھڑم سے نیچے گر جائے گا، اور اگلے 10 سال کم از کم اس کو دوبارہ اٹھنے میں پھر لگ جائیں گے. تو یہ جو جنگ کے اثرات ہوتے ہیں یہ ملکوں پہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کو بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ قیامت صغرا ہوتی ہے. جی بالکل، آپ نے بہترین آنسر کیا. جی آپ نے بہت زبردست بات کی کہ جی آپ بات میں ابھی جنگ کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو جنگ دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے غزہ کے اندر، اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بلڈنگ محفوظ نہیں ہے، کوئی اسپتال محفوظ نہیں ہے، کوئی اسکول کالج محفوظ نہیں ہے، کوئی بازار محفوظ نہیں ہے، کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے. تو کھنڈرات جو ہیں وہ ان ملکوں کا مقدر بن جاتے ہیں آج کے دور میں اگر ہم جنگ کی طرف جائیں. جی ویسے میں ایک سوال بہت کرنا چاہتا ہوں، بڑا ضروری ہے کرنا، اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا. کہ کوئی بھی ملک ہے وہ آنے والی نسل کا ہوتا ہے، نوجوانوں کا ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہو جاتی ہے اور دونوں ممالک ایٹمی پاورز ہیں، کسی سے چاہتے نہ چاہتے کوئی حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس سے جو معاملات ہوں گے، جو نتائج آئیں گے، اس سے ہماری نوجوان نسل کتنا متاثر ہوگی، یا اس وقت ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کتنا اس سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے میں اثر رکھتی ہے. دیکھیں جنگ میں نمبر 1 تو جو ہمارے جوان لڑ رہے ہیں سرحدوں کے اوپر پاک فوج کے، وہ سب جوان ہیں، ان میں بوڑھے تو کوئی نہیں، جیسے بوڑھا ہوتا ہے ہونے لگتا ہے تو وہ ریٹائر کر دیتے ہیں. تو پاکستان کی یوں سمجھیں کہ کریم جو ہے وہ سرحدوں پہ لڑ رہی، اس کا نقصان ہوگا. پھر جو ہم
पब्लिक हैं, जिसे हम आम शहरी कहते हैं, उसके मसाइल में इजाफा होगा। स्कूल कॉलेज तो नहीं चल पाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे जो नौजवान हैं उनको भी ज़हनी कोफ्त होती है, वो भी परेशान है मुल्की हालात के ऊपर, और जंग जो है वो उनको भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। तो ये सारा सिस्टम जो जंग की वजह से है, वो नौजवान मुतासर होगा तो हम पीछे जाएंगे। जब मुल्क पूरा पीछे चला जाएगा, इकॉनमी डाउन होगी, रोजगार नहीं रहेगा, तो अगले 10 साल हमें उसको रिकवर करने में लग जाएंगे। जो 1 महीने की जंग है, उसको 10 साल लगते हैं रिकवर करने में। तो सब नौजवानों को, जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडिया में हैं, हमें सुनेंगे, हमारा एक पैगाम है कि कोशिश कीजिए, आप अपनी अपनी हुकूमतों पे दबाव डालिए, उनको ईमेल्स करें, वीडियोस बनाएं, और उनको ये बावर कराएं अपने हुक्मरानों को कि जंग ज़रूरी नहीं है, हमें तालीम चाहिए, हमें सेहत चाहिए, हमें खुराक चाहिए, हमें अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, हमें अच्छा पाकिस्तान, अच्छा इंडिया चाहिए, हमें अच्छी हमसायगी चाहिए, हमें बिज़नेस चाहिए, हमें एक दूसरे से मोहब्बत चाहिए। हम एक हैं, हम 2 नहीं हैं, हमें 2 किया गया। ये भी साज़िश ही कोई हुई पीछे, जिसकी वजह से 2 कौमें जो हैं वो अलग हो गई। हालाँकि हज़ारों सालों से ये इकट्ठी रह रही थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन आलमी ताकतों ने अपनी चालों से, अपनी गलत पॉलिसियों से, धोखे से हमारे अंदर ये जरासीम बोए और अलग किया। अब अगर किसी वजह से जो भी है वो हो गया है, तो अब हम इकट्ठे तो नहीं हो सकते, लेकिन इकट्ठे रह सकते हैं। एक तहरीर मैंने पढ़ी थी कि जो हम इंडियन और पाकिस्तानी हैं, वो जब मरते हैं ना, तो कहते हैं कि रेस्ट इन पीस। हम रेस्ट इन पीस के लिए तो तैयार हैं, लेकिन लिव इन पीस के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमें पीस के लिए कोशिश करनी चाहिए, और आम इंसान पार्टी का साथ दें। हम पीस के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम जंगों को अवॉइड करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता फिर भी जंगें मुसल्लत हो जाती हैं, हर सूरत जंग करनी पड़ती है, तो फिर जंग ही करनी पड़ती है, फिर और कोई इलाज नहीं होता। जी। जी, राय साहब, बात ये है कि जब पंजाबी में वो कहते हैं कि गल पिया ढोल बजाना पैंदा है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई वे आउट ना हुआ, तो फिर यही वे आउट है, और हम भी पूरी तरह से पूरे जज्बात के साथ अपने मुल्क के साथ, अपनी फौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ खड़े। तमाम पार्टियां फौज के साथ और हुकूमत के साथ खड़ी हैं इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए ऐसी, जिससे कल को खुदा न खास्ता जंग होती है और उसके बाद भी उसके फैसले होते हैं कि किसने गलत किया, किसने सही किया, तो हमारा पलड़ा भारी हो, कि हमने कहीं भी कोई गलत चाल नहीं चली। तो आप में भी माशाल्लाह बड़ी सियासी बसीरत है, और आप जबरदस्त माशाल्लाह बातचीत करते हैं, और आप भी एक आला ओहदे पे एक सियासी पार्टी के, जो कि बेहतरीन पार्टी है, क्योंकि इसका तो कोई खर्चा नहीं होता है। लोग तो करोड़ों रुपए एक एमपी, एक एमएनए बनाने के लिए कर देते हैं, और लाखों रुपए एक मीटिंग के लिए खर्च कर देते हैं, और आप फरमाया करते हैं कि चाहे अपनी अपनी ले हो और ऑनलाइन आके मीटिंग कर लेते हैं। तो इससे बेहतरीन सियासी पार्टी और क्या हो सकती है, जो कि इस मुल्क के माशी मामलात को भी बेहतरीन तरीके से खर्चा कम करके चलाना चाहती हो। तो इसके बारे में आप जो वक्त की हुकूमत है, जो हमारी प्यारी प्यारी अफवाज है, जो सीना तान के बॉर्डर पे खड़ी हैं, इन सब को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या हमें ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने हिसाब के ऊपर कंट्रोल करके बेहतरीन हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए? देखें, इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ठीक बनाई है। ज़ाहिर है इन्होंने तो एग्रेशन नहीं किया, और जब इन पर जंग मुसल्लत की गई दूसरी साइड से
फौजें हरकत करना शुरू कर देंगी तो हम अपने दफा का हक रखते हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है हमने अपनी तैयारियां की, अपने जहाज़ों शहाज़ों को तेल शेल लगाया, टाकी शाकी मारी, और गन्ने शन्ने हमने ज़ाहिर है सीधी पदरी कर ली होंगी, नट बोल्ट उनके टाइट कर लिए होंगे, और जवानों को भी ज़रा थोड़ा एक्टिव कर लिया। तो ये तो बनता था, और उन्होंने बिल्कुल सही किया है। सिर्फ एक चीज़ है कि अगर इंडिया ने आपके सफारतकारी को निकल जाने का हुक्म दिया तो आप ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है? पहले भी तो वो रह रहे थे ना। ये एक अच्छा गेस्चर हो सकता है कि आप रहें, आप बिल्कुल ना करें। इंडिया ने वहाँ पाकिस्तानियों को निकाल दिया, आप ना निकालें। आप इंडिया को कहें कि आप हमारे मेहमान हैं, आप आएँ, रहें, हम आपको कुछ नहीं कहते। जंग तो जंग है, जब होगी गोली चलेगी तो इधर से भी चलेगी, उधर से भी चलेगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें मुकाबलेबाज़ी ये नहीं करनी चाहिए। ये मैं थोड़ा-सा इस पे चाहूँगा कि अफ़वाज पाकिस्तान के जो लोग हमें देखें, सुनें, वो अ, हमारी इस राय को ज़रूर कंसिडर करें कि हमें सफारतकारी को मज़बूत बनाना है, और हमें जंग की तरफ नहीं बढ़ना, और हमने कोई मुकाबला नहीं करना। हम मुकाबला कर ही नहीं सकते, तो हम कमज़ोर हैं, ठीक है? वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है, कई गुना ज़्यादा फ़ौज है, कई गुना ज़्यादा हथियार हैं, कई गुना बड़ी इकॉनमी है, हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। लेकिन हम चूँकि दफ़ा कर सकते हैं, तो दफ़ा में हमें सिर्फ़ दफ़ाई अमूर पे ही सोचना चाहिए, जो हमारे सफ़ारती अमूर हैं या इख़लाक़ी अमूर हैं, उन पे हमें इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। वैसे मुझे यहाँ टोकना है आपको थोड़ा-सा माज़रत के साथ, अगर आपकी इजाज़त हो। बात ये है कि बातें आपकी ठीक हैं कि हम छोटे सही, हमारे माशी हालात अच्छे ना सही, और बहुत सारी चीज़ें हमारी फ़ेवर में नहीं हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहूँ कि अज़ल से अबद तक जंगें कभी माल असबाब से नहीं लड़ी गईं, कभी असलहे से नहीं लड़ी गईं, कभी हज़ार फ़ौजी एक-एक मुसलमान के मुकाबले में आते, तो मुसलमान उनकी सफ़ें बिछा दिया करते थे। जंगें तो जज़्बे से लड़ी जाती हैं, कराए के फ़ौजियों से नहीं लड़ी जाती, कराए की बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं आपकी बात को यहाँ काट रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मौका आया, तो फिर हमारे जज़्बात जो हैं, इंशाअल्लाह वो एक-एक के हज़ारों के ऊपर हावी होंगे। मेरी बिल्कुल ये ख़्वाहिश नहीं है कि हम जंग लड़ें, खुदा न खास्ता कि हम इस तरह के मामलात करें। लेकिन अगर अगर हमारी इज़्ज़त को किसी ने ललकारा, तो फिर वो नहीं या हम नहीं। फिर ये नहीं हो सकता कि हम भाग जाएँ, हम छोड़ दें, हम जवाब ना दें, और बेहतरीन जवाब ना दें। फिर वहाँ पे मईशत, फिर वहाँ पे ये मामलात सारे जो हैं, वो कुछ नहीं होंगे। लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हमारी कहीं ये ख़्वाहिश नहीं है। हम कभी ये पहल नहीं करेंगे कि हम ये अमन पसंद मुल्क है, अमन पसंद फ़ौज है हमारी, और बेहतरीन फ़ौज है दुनिया में। कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारी फ़ौज की हमेशा से रही, उसको पूरी दुनिया मानती है कि जब हम कुछ काम करने पे आ जाते हैं, दिल से, दिल-दिमाग से, नीयत से हमारा इरादा हो, तो फिर हम करके छोड़ते हैं। ये दुनिया जानती है हमारे जज़्बे को। तो खुदा न खास्ता इस बात को हमारा दुश्मन जो है, वो हमारी कमज़ोरी ना समझे। ये हमारी शराफ़त है और हमारी अमन पसंदी है कि हम नहीं चाहते कि हम जंग करें। जी, आप कंटिन्यू करें बात। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ, और हम गो अपने-अपने नज़रियात, अपने-अपने ख़यालात रखते हैं, लेकिन जंग की सूरत में हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। हम पाक फ़ौज का हरावल दस्ता बनेंगे इंशाअल्लाह, और जंग की सूरत में हमारी कौम मुत्तहिद हो जाती है, और ये कई दफ़ा हो चुका है। वैसे तो बहुत हमारे बारे में है ना कि बड़ी डिविजन्स हैं, और बड़ी अ, हम इकट्ठे नहीं होते, हम इत्तेफ़ाक नहीं है, ये वो। जंग एक वाहिद नारा है, जैसे ही नारा लगता है जंग का, हम सब अपने जो छोटे-छोटे इख्तिलाफ़ात हैं, छोटी-छोटी सी हमारी रंजिशें हैं, वो भुला के हम इकट्ठे हो जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जंग जब मुसल्लत कर दी जाए, तो फिर
जंग हम लड़ना खूब जानते हैं। हमारी हर मुसलमानों की तो तारीख भरी पड़ी है जंगों से, और इंडिया की अगर हम बड़े सगीर की तारीख को देखें तो हमें 4 कौमें मिलती हैं जिन्होंने लड़ा, जिसमें जाट बरादरी ने लड़ाइयाँ लड़ी, जिसने वो मरहटे हैं उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, सिखों ने लड़ी और फिर मुसलमानों ने लड़ी, तो राजपूतों ने खास तौर पर। तो ये चंद कौमें हैं जो जंगजू कौमें कहलाती हैं। और मेरा तल्लक जो है वो पाकिस्तान में एक मार्शल एरिया से है, जिसको बाकायदा मार्शल एरिया डिक्लेयर किया गया है। तो जंगों की सूरत में हम इकट्ठे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारे सवाल आपसे किए और आपने हर सवाल का बेहतरीन जवाब दिया, जिसकी इस वक्त हमारे मुल्क की आवाम को, खसूसन नौजवानों को अशद जरूरत है, क्योंकि दफातर हो या घरी मोहल्ला का थड़ा हो, जब भी आप वहां से गुजरे तो आपके कानों में एक ही आवाज पड़ती है, और वो जंग की खबरें, जंग की बातें होती है। जंग कभी भी किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। अमन सबके लिए अच्छा होता है। मैं खुसूसी तौर पे शमाली इलाका जाके किसी बंदे से कभी मिलूं और वो उसके मुंह से निकल जाता है फिर बदी, पता नहीं क्यों, कि वो उसको कहो ना क्या हाल है, बोलेगा अमन। शायद उनको अमन की बहुत जरूरत होती है, अमन कम मिलता है, और अमन जो है हमारी इंसानों की जरूरत है, क्योंकि इंसान कोई भी बड़ा काम करना चाहता है, कोई भी अपने जरूरियात जिंदगी कमाने के लिए शब रोज करना चाहता है, अगर उसको अमन के हालात नहीं मिलेंगे तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। रसब आप कोई मजीद बात करना चाहते हो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर हाजिर है, अदरवाइज हमारा टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम अब रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। और जो भी दोस्त हमारे जिन्होंने ये आज का शो देखा है या बाद में देखेंगे, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि हम अपनी सोच को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसमें जो हमने बातें की हैं, अगर आपको लगता है कि ये बातें गलत हैं तो उन्हें दुरुस्त करने के लिए अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। अपना सारे पाकिस्तान का, तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा, पुरअमन रहिएगा, जंग से बचने की कोशिश कीजिएगा, और इसके साथ ही हम दोनों को, राजा पाकिस्तानी को और मुनीर हुसैन दुगर साहब को इजाज़त दीजिए। रब राखा, पाकिस्तान जिंदाबाद।